2014 जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया। 15 साल तक सत्ता में रह रही कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार को जनता ने चुनाव में कड़ा झटका दिया। बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता इन चुनावों से पहले तक बहुत मजबूत माना जाता था। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जो आरएसएस का गढ़ है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा छक्का मारा कि विपक्ष पूरे स्टेडियम से बाहर हो। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीतिक कुशलता का लोहा मनवाया। और यही नहीं, बीजेपी ने इमोशनल टच के लिए रिश्तों की राजनीति का सहारा लिया, जो बीजेपी की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे चेहरे के हैं जो न केवल राज्य बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र की राजनीति के इस चाणक्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे इस खेल के सबसे होशियार खिलाड़ी हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन, संघर्ष और राजनीति के सफर के बारे में, और कैसे उन्होंने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। अब चलिए बात करते हैं उनके बचपन के बारे में, क्योंकि अगर बात नेता की हो और बात बचपन की ना हो तो मजा नहीं आता। देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे और उनके विचार सामाजिक सुधारों की ओर झुके हुए थे। उनकी माता सरिता फडणवीस एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपने बच्चों को समाज सेवा के मूल्य सिखाए। देवेंद्र की शिक्षा नागपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में हुई और बाद में उन्होंने विदर्भ कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, जिसने उनकी तर्क शक्ति और प्रशासनिक समझ को और निखारा। बचपन की बात तो हो गई, लेकिन अब मुद्दे की बात पे आते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र ने राजनीति में कदम बेहद कम उम्र में रखा था। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जहां से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत। वे नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के पार्षद बने। यहाँ से उनका सफर रुकने का नाम नहीं लेता। नगर निगम में उनका काम इतना प्रभावी रहा कि वे जल्द ही राज्य राजनीति में अपनी जगह बनाने लगे। देवेंद्र को राजनीति उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस से विरासत में मिली, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं जिन्हें पिता के नाम से जाना जाता है। वो ऐसे माँ भारती के सपूत हैं जिन्हें अपने नाम से जाना जाता है, न कि पिता के नाम से। अब इस कड़ी में बात करते हैं कि कैसे उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल था 2014 जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया। 15 साल तक सत्ता में रह रही कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार को जनता ने चुनाव में कड़ा झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अपने मजबूत संगठन के दम पर 288 विधानसभा सीटों में से 122 सीट जीत ली। हालांकि बीजेपी को बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत थी। बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता इन चुनावों से पहले तक बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान हो गई। नतीजा यहाँ हुआ कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद शिवसेना को 63 सीटें मिली, जो बीजेपी से कमजोर स्थिति में थी। देवेंद्र फडणवीस का उभरना। चुनाव के बाद सवाल यह था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के पास कई अनुभवी नेता थे, जैसे एकनाथ खड़से और विनोद तावडे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जो आरएसएस का गढ़ है, और वहां उनकी मजबूत पकड़ है और उनको साफ छवि, संगठन कौशल, युवा नेता के रूप में देखा जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया। तब से आज देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र इलेक्शन में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है और आज वे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब ये कहानी तो उनके उदय की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे जहां देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा छक्का मारा कि विपक्ष पूरे स्टेडियम से बाहर हो गया। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीतिक कुशलता का लोहा मनवाया। विपक्ष की चुनौती के बावजूद उन्होंने बीजेपी की छवि को और मजबूत किया और पार्टी को राज्य में प्रमुख स्थिति पे लाने का काम किया। उन्होंने हर जिले में अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल किया। छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद, सोशल मीडिया और आक्रामक अभियान और जमीनी मुद्दों पर फोकस ने उन्होंने जनता को करीब ला दिया। शिवसेना के टूटे गुट और अन्य विपक्षी दलों की राजनीति को बड़ी चतुराई से मैनेज किया। उनकी सॉलिड हिंदुत्व छवि और प्रसिद्ध भाषण ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े हिंदू नेता के रूप में उभारा। उनके भाषणों में मराठी और हिंदुत्व का जिक्र प्रमुख रहा। उनकी इस छवि ने उन्हें देव भाव के नाम से जनता के बीच लोकप्रिय बनाया और उन्हें देव भाव के नाम से ही लॉन्च किया गया।
और यही नहीं, बीजेपी ने इमोशनल टच के लिए रिश्तों की राजनीति का सहारा लिया, जो बीजेपी की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसे अन्य चुनावों में शिवराज मामा का उपयोग किया। यह सब उन्हें न केवल जनता के दिलों के करीब लाता है, बल्कि विपक्ष को उनसे उलझने पर मजबूर कर देता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि देवेंद्र भाव का चीफ मिनिस्टर बनना तो तय है। देवेंद्र फडणवीस की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि यह कहानी है एक विजेता की, जिनकी जमीनी पकड़, आरएसएस की विचारधारा और जनता से जुड़ने की कला ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। क्या आने वाले समय में वह महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? यहाँ तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि फडणवीस का यह सफर रुकने वाला नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए टीएफसी मीडिया। मैं सलोनी, विदा लेती हूं।